गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 7th क्लास। यहाँ हमारे द्वारा हिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 3 से अध्ययन किया जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था ये जो चैप्टर हमारा दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़तालों का अध्ययन करेंगे। 2 मैप आपके द्वारा अध्ययन किए गए थे। दोनों ही मैप एक 1154 ईस्वी में बना था और एक 1720 ईस्वी में बना था। जिनके मध्य 600 वर्षों तक के बीच का अंतराल था। दोनों भारतीय उपमहाद्वीप से रिलेटिव थे और इसके अंतर्गत आपने ये अध्ययन किया था बेसिकली कि आपने देखा कि 1154 ईस्वी के अंदर अल इद्रीसी द्वारा जो नक्शा बनाया गया था वर्ल्ड का, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में जो दिखाई दे रही थी वो हमें ये दिखाई दिया कि श्रीलंका, जहाँ पर आज हमारे उत्तर भारत का हिस्सा है, वो हमारे दक्षिण भारत के हिस्से को दर्शा रहा है। और जो दूसरा मैप 1720 में बना है वो उसी तरह का मैप है जिस तरह के नक्शों का आजकल हमारे द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो मतलब इतने युग के बाद जो परिवर्तन दिखाई दिए थे वो हमने इस नक्शे के माध्यम से समझा था। फिर हम आज जो नया टॉपिक हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है इस चैप्टर के अंतर्गत नई और पुरानी शब्दावलियां हैं बच्चों। ये जो शब्दावलियों के अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे हैं सबको दिखाई दे रहा होगा नई और पुरानी शब्दावलियां जो लिखा हुआ है। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, जैसे जैसे समय और युग परिवर्तित होता है शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, शब्द चेंज हो जाते हैं बेटा। और जो जिस समय विशेष का या जिस युग विशेष का अध्ययन किया जा रहा है उस समय में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों का ही हमें शब्दावलियों को ध्यान में रखते हुए ही इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर आपके द्वारा नई और पुरानी शब्दावलियों का अध्ययन किया जा रहा है इस वाले चैप्टर के अंतर्गत। इसमें उदाहरण के माध्यम से आपको ये चीज़ समझाई जाएगी। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदल जाते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या क्या होता होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत अधिक बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में जो मिडाइवल पीरियड था, उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता केवल व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा जो है हिंदुस्तान शब्द को लीजिए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान का मतलब हम भारत से ही लेते हैं बच्चों। आज वर्तमान में 13वीं सदी में, आज से कितने, अपनी तो 21वीं शताब्दी चल रही है, 13वीं शताब्दी का मतलब हो गया 700 वर्ष पूर्व, 650 वर्ष पूर्व 13वीं सदी में जब फारस की इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज का नाम नोट कर लेना, 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे बेटा। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इनका आश्रय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब ये कहना चाहते हैं कि 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ जो लिया जाता था वो आपके पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच जो स्थित इलाका है उसी से लिया जाता था, पूरे भारत से नहीं लिया जाता था। जैसा वर्तमान में हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत पूरा भारत आ जाता है, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, कंप्लीट भारत की भौगोलिक सीमाएं हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत वर्तमान में सम्मिलित की जाती हैं। उस समय केवल हिंदुस्तान शब्द 13वीं शताब्दी में मिन्हाज जो प्रमुख इतिहासकार थे फारसी के, 13वीं शताब्दी में उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों के लिए किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए भी इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले
क्षेत्र बढ़ते गए। मतलब दो चीज़ों के लिए मिन्हाज द्वारा इसका प्रयोग किया गया था हिंदुस्तान शब्द का। एक तो पंजाब हरियाणा और आपके गंगा यमुना के बीच स्थित इलाका, प्लस दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो भी इलाके थे वो सब राजनीतिक अर्थ में हिंदुस्तान शब्द में प्रयोग किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इस सल्तनत का दिल्ली सुल्तान की सल्तनत का प्रचार और प्रसार होता गया उसके अंतर्गत हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भी चेंज होता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ था, ये इसकी विशेषता है। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत की एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़ पा रहे थे जो हम आज जोड़ते हैं। इसके बाद बेटा और वर्ड्स के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम किस तरह से पुरानी और नई शब्दावलियों में चेंजेस दिखाई देते हैं। देखो ध्यान से सुनना, समझना, लिखा हुआ आपको दिखाई दे ही रहा है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते थे। उदाहरण के लिए हम कहें तो विदेशी जैसा सीधा साधा सा शब्द ही लीजिए। विदेशी शब्द से आप वर्तमान में परिचित हैं, जो हमारे देश की सीमाओं में नहीं रहता, उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन उस समय विशेष में विदेशी का क्या अर्थ होता था उसे समझिएगा आप लोग। विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। बेटा अब हमारे द्वारा आज केवल इतना ही अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपने ये पढ़ा कि इतिहासकारों के द्वारा जब जिस युग के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, उस युग में प्रयुक्त शब्दों और शब्दावलियों के अर्थ को समझते हुए, संदर्भ को समझते हुए यदि उस समय विशेष का अध्ययन किया गया तो वो यथार्थ इतिहास का अध्ययन कर पाएंगे और लिख पाएंगे। क्योंकि समय के साथ साथ शब्दों में और अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। भाषा में तो व्याकरण तक परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इतिहासकारों को युग परिवर्तन के साथ साथ इस तरह के परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।